कौन थे रतन टाटा? ये बात साल 1962 की है। रतन टाटा जी अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए गए थे और इसी बीच में एक अंग्रेज़ लड़की से उन्हें प्यार हो जाता है। हालांकि अंग्रेज़ लड़की भी उन्हें उतना ही प्यार करती है और वो दोनों शादी करने का फ़ैसला कर लेते हैं। शादी के बहुत नज़दीक तक पहुंच चुके थे, लेकिन उसी बीच में इनके घर से एक संदेश पहुंचता है कि तुम्हारी दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तुम्हें आ जाना चाहिए। ये इंडिया आ जाते हैं, लेकिन लड़की के परिवार वाले लड़की को इंडिया भेजने से कतराने लगते हैं, मना कर देते हैं। और वजह होती है कि भारत और चीन का उस समय युद्ध चल रहा था और स्थिति कुछ ठीक नहीं थी। ये अपने परिवार के साथ और अपने कामों में बिज़ी हो जाते हैं और इसी बीच में एक ख़बर आती है कि उस लड़की के माता पिता ने उसकी शादी किसी और लड़के से कर दी। जैसे ही ये बात रतन टाटा जी को पता चलती है तो उन्हें इस बात का बहुत दुख होता है, लेकिन उन्होंने जब भी अपनी ज़िंदगी में फ़ैसले लिए हैं वो अपने फ़ैसले पर हमेशा अडिग रहे हैं। ऐसा बताया जाता है कि रतन टाटा जी ने फिर शादी ना करने का फ़ैसला लिया था। उन्होंने कहा कि अब कभी शादी नहीं करेंगे। एक दो नाम उनकी ज़िंदगी से जुड़ते भी हैं, लेकिन जब उन्होंने शादी की ही नहीं तो फिर किसी का नाम जोड़ने से क्या फ़ायदा। वक्त आगे बढ़ता है और 9 अक्टूबर 2024 की रात को मुंबई के एक हॉस्पिटल के अंदर से खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है कि रतन टाटा जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। और जैसे ही ये बात पता चलती है तो लोगों की आंखों में आंसू आने लगते हैं। जो लोग रतन टाटा जी को डायरेक्ट जानते थे वो तो ज़्यादा ही दुख महसूस कर रहे थे, लेकिन जो नहीं जानते थे उन्हें भी कोई कम दुख नहीं था। आज की इस कहानी के माध्यम से ही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर एक व्यक्ति के चले जाने से ऐसे लाखों करोड़ों लोग आखिरकार क्यों दुख मना रहे हैं। ऐसा क्या था उस आदमी में जो लोग उसे इतना प्यार करते हैं और इतना चाहते हैं। आज जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, इस सच्ची कहानी को सुनाने से पहले मैं बात करना चाहूँगी कि नमक मसाले, पानी, चाय, कॉफ़ी, घड़ी, ज्वेलरी, ट्रक या बस, कार हो या हवाई जहाज़ का सफ़र, ऐसी लगभग 100 से ज़्यादा बड़ी कंपनियां हैं जहां हर व्यक्ति का किसी न किसी रूप में पाला ज़रूर पड़ा हुआ है। यह है कंपनी टाटा की। टाटा की कंपनी का जो ब्रांड है पूरी दुनिया में फैला हुआ है और पूरी दुनिया के लोग उससे ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि टाटा अपनी खुद की कंपनियां हों, हम जैसे उसके मालिक हों। दरअसल अब से 200 साल से ज़्यादा पुरानी बात है। मैं बात कर रही हूँ 1822 की। गुजरात प्रदेश का एक गांव लगता है नवासारी और वहाँ पारसी मुस्लिम परिवार में एक लड़के ने जन्म लिया था, जिस लड़के का नाम रखा गया था नसरवान जी टाटा। दरअसल जब लड़का 20 साल का होता है 1822 में, तब उस लड़के की शादी हो चुकी थी। उसका एक बेटा भी था। उस लड़के ने एक फ़ैसला लिया कि वो यहाँ गाँव में रहकर तो ज़िंदगी नहीं गुजारेगा, बाहर बड़े शहर में जाएगा, कुछ बड़ा करने की कोशिश करेगा। इसलिए वो अपने बेटे को और अपनी पत्नी को लेकर अपने इस गांव को छोड़कर महाराष्ट्र प्रदेश के बॉम्बे शहर पहुंच जाता है, जिसको लोग आज मुंबई के नाम से जानते हैं। उस वक्त बम्बई के नाम से जानते थे। वहां जाकर सबसे पहले बिज़नेस कॉटन का बिज़नेस शुरू करते हैं और उन्होंने कपड़े का व्यापार शुरू ही किया था कि जैसे कपड़े का व्यापार उनका इंतज़ार कर रहा था। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे नसरवान टाटा जी का नाम और काम बढ़ रहा था। दिन पे दिन इनके स्टॉक की मांग बढ़ने लगी और इनकी तरक्की होती चली जा रही थी। इनका बेटा भी धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। बेटे का नाम रखा था जमशेद जी टाटा। जमशेद जी टाटा जब 20 साल के हो जाते हैं तो उन्हें भी जिम्मेदारी दे दी जाती है और कहा जाता है कि जाओ तुम भी दुनिया देख कर आओ, दुनिया में कुछ सीख कर आओ, कुछ बड़ा करके आओ। जितना कुछ करने का जोश उनके पिता नसरवान टाटा जी में था, उससे कहीं ज़्यादा जोश उनके बेटे जमशेद जी टाटा में था। पहले अपना सफ़र हांगकांग का करते हैं, हांगकांग के बाद लंदन जाते हैं और लंदन के बाद इंडिया के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं। वहां जाकर अपनी कंपनियां खोलनी शुरू कर देते हैं। कॉटन के व्यापार से कहानी शुरू होती है और फिर वो स्टील के व्यापार में चले जाते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त के साथ इनका नाम भी बढ़ता चला जाता है। अभी सेट लोगों में इनकी गिनती होती थी। लोग दूर से देखते ही इनको जानने लगे थे। जमशेद टाटा जी एक बार साल 1889 की बात है, महाराष्ट्र प्रदेश के मुंबई शहर में एक इलाका है काला घोड़ा, वहाँ पर एक होटल है ऑटसन्स।
तो इनको अपनी बीवी बच्चों के साथ ऑर्सन्स होटल में जाना था, लेकिन दरबार ने इनको होटल में जाने से रोक दिया। कहने लगा यहाँ पर सिर्फ यूरोपियन ही होटल के अंदर जा सकते हैं, किसी इंडियन को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। इन्होंने अपने बारे में बताया कि इनका नाम बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़े आदमी हैं। दरबार ने बताया कि होटल के कुछ रूल्स और इरिगेशंस हैं, इसलिए यहाँ पर सिर्फ यूरोपियन ही अंदर आ सकते हैं, कोई इंडियन अंदर नहीं जाएगा। फिर उस दिन जमशेद टाटा जी ने कसम खाई थी कि वो एक ऐसा होटल बनाएंगे कि उसकी गूंज सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में होगी। साथ ही उसे होटल की सबसे ख़ास बात यह होगी कि उसमें किसी के आने पे कोई पाबंदी नहीं होगी। जो उस होटल का ख़र्चा उठा सकता है, पूरी दुनिया में से कोई भी व्यक्ति उस होटल में आ जा सकता है। और जब ये बात लोगों को पता चलती है तो कुछ लोगों ने तो उनकी मजाक भी बनाई थी कि आखिरकार ये ऐसा कितना बड़ा होटल बनाना चाहते हैं। इनका स्टील का कारोबार है, इनका कॉटन का कारोबार है, फिर ये होटल में क्यों हाथ आजमाना चाहते हैं। इन्होंने एक होटल बनवाया जिसमें 10 से 11 साल का टाइम लग जाता है। मुंबई के एक समुद्र के किनारे गेटवे ऑफ इंडिया है। गेटवे ऑफ इंडिया के ठीक सामने एक होटल बन के तैयार हो जाता है। साल 1903 में उस होटल का नाम रखा जाता है द ताजमहल होटल। ताजमहल होटल एक ऐसा होटल है, आज भी लोग घूमने जाते हैं, मुंबई गेटवे ऑफ मुंबई के पास जाते हैं, समुद्र के किनारे खड़े होते हैं, वहाँ खड़े होकर कोई सेल्फ़ी लेता है, कोई वीडियो बनाता है, तो कोई अलग अलग तरह की एक्टिविटी करता है। बहुत सारी फ़िल्में ऐसी हैं जिन फ़िल्मों में उस होटल को भी दिखाया गया है, जिनकी यादों में ताजमहल होटल आज भी समाया गया है। वक्त आगे बढ़ता जाता है और जमशेद जी का भी नाम लगातार बढ़ता जा रहा था। उन्होंने अपने पिता की जिम्मेदारियां खुद उठाईं। उसके बाद अपनी जिम्मेदारियां उन्होंने अपने बेटे रतन जी टाटा को दी। फिर रतन जी टाटा ने अपनी जिम्मेदारियां अपने बेटे नवल टाटा जी को दी। 10 साल तक उनके रिश्ते अपनी पत्नी से ठीक चलते हैं, लेकिन इसी बीच में उनकी अपनी पत्नी से विवाद हो जाता है और वो अपनी पत्नी से अलग हो जाते हैं। पत्नी से जब अलग हुए थे तब उनके 2 बेटे थे। एक का नाम रतन टाटा होता है और दूसरे बेटे का नाम रखते हैं जिमी टाटा। लेकिन जब दूसरी शादी करते हैं तब एक और बेटा पैदा होता है, उसका नाम नोएल टाटा रखा जाता है। लेकिन आज की कहानी जो है वो रतन टाटा जी की है, जिनको नवल रतन टाटा के नाम से भी जानते हैं, पहचानते हैं। दरअसल उनकी जो शुरुआती शिक्षा होती है वो मुंबई के स्कूलों में होती है। उसके बाद मुंबई के ही अलग अलग स्कूल जैसे कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल से भी उनकी पढ़ाई होती है। जब साल 1955 आता है तो ये अपने परिवार की सहमति के बाद, क्योंकि जब इनके माता पिता अलग हो जाते हैं तो इनकी जिम्मेदारी इनकी दादी ने संभाली थी। इनकी दादी यानी जो जमशेद टाटा जी की विधवा होती हैं, उन्होंने नवल टाटा जी की जिम्मेदारियां संभाली थी। साल 1955 में ये विदेश चले जाते हैं पढ़ने के लिए। पढ़ाई के दौरान इन्हें एक अंग्रेज़ लड़की से मोहब्बत हो जाती है और उस लड़की से ये शादी भी करना चाहते थे। वो लड़की भी इनसे शादी करना चाहती थी, लेकिन इसी बीच में उनकी दादी की तबीयत ख़राब हो जाती है। बताते हैं साल 1962 की ये बात है। इंडिया से ख़बर पहुंचती है कि तुम्हारी दादी बीमार हैं, तुम्हें आना चाहिए। जब ये इंडिया आते हैं तो उस लड़की को भी साथ लाना चाहते थे जिससे वो शादी करना चाहते थे। उस समय लड़की के परिवार वालों ने ये कहकर मना कर दिया था कि इस समय भारत और चीन के संबंध अच्छे नहीं चल रहे, युद्ध चल रहा है, स्थिति जब ठीक हो जाएगी तो हम भेज देंगे। लेकिन इसी बीच युद्ध की स्थिति भी ठीक हो जाती है, सब कुछ ठीक हो जाता है। रतन जी अपने पिता की जिम्मेदारी को संभालना शुरू कर देते हैं, लेकिन लड़की के पिता ने धोखे से उस लड़की की शादी किसी और से कर दी। जब ये बात रतन टाटा जी को पता चलती है तो उन्हें बहुत दुख होता है, लेकिन फिर उन्होंने आगे ना शादी करने का फ़ैसला ले लिया था। बीच बीच में इनका कुछ लड़कियों के साथ भी नाम जुड़ता चला जाता है। अलग अलग समय में 4 लड़कियों के नाम इनसे जुड़े हैं, लेकिन सुनने में आया है कि जैसे ही ये शादी के नज़दीक पहुंचते हैं कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि शादी नहीं हो पाती। ऐसे ही आगे चलते चलते जब ये अपने पिता की जिम्मेदारी को उठा रहे थे तो बात है 1980 की। इनकी टाटा मोटर्स कंपनी में उस समय 4000 कर्मचारी काम कर रहे थे। तब एक गैंगस्टर की नज़र उनकी कंपनी पर पड़ जाती है। गैंगस्टर ने इनको परेशान करना शुरू कर दिया, इनसे रंगदाई वसूलने की कोशिश करने लगा। अब रतन टाटा जी ने पुलिस का सहारा लिया, लेकिन पुलिस भी उस गैंगस्टर के नाम से घबराती थी। फिर उस गैंगस्टर ने उनके कर्मचारियों को भी डराना धमकाना शुरू कर दिया था
और डर के मारे इनके कर्मचारी कंपनी में नहीं आते थे। उस गैंगस्टर का बस एक ही मकसद था कि रंगधारी के पैसे दे दो, उसके बाद किसी को परेशान नहीं करेगा। लेकिन रतन टाटा जी ने ये सोचा कि अगर आज इस गैंगस्टर को पैसे दे दिए तो कल को कोई नया गैंगस्टर पैदा हो जाएगा और हो सकता है कोई कर्मचारी इस तरह की हरकतें करना शुरू कर दे। तब उन्होंने कुछ ऐसा किया, उन्होंने अपने कर्मचारियों तक संदेश पहुंचाया कि आप दोबारा से काम स्टार्ट कीजिए, हम आपको उससे डबल इनकम देंगे और आपको बोनस भी देंगे। ये सब करने का एक ही मकसद था कि गैंगस्टर को पैसे देने से अच्छा है कर्मचारियों को फ़ायदा दें, तो कर्मचारी पूरी शिद्दत और पूरी ईमानदारी से अपने काम में जुड़ जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। रतन टाटा जी ने जो सोचा था वैसा ही होता है। कर्मचारी काम पर लौट आते हैं और जब गैंगस्टर ने ज़्यादा परेशान करना शुरू किया तो पुलिस ने उनकी मदद की। पुलिस ने उसे जेल में भेज दिया। वो जब जेल में जाता है और छूट कर वापस आता है तो बताते हैं उसने कसम खाई थी कि मैं रतन टाटा को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता क्योंकि उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। वो अपने इस मकसद में कामयाब नहीं हो पाता। वक्त का पहिया आगे बढ़ रहा था। ये हर बार कोई ना कोई नया प्लान करते थे और हर कंपनी में हाथ आजमाते थे और इनको कामयाबी हासिल होती रहती थी। इन्होंने 1-2 कंपनी से शुरुआत की थी और इस तरह से 30 से 40 कंपनियां उनकी होनी शुरू हो जाती हैं। साल 1998 की बात है। इन्होंने एक ऐसी कार लॉन्च की, उस कार की धूम पूरे इंडिया में फैल जाती है। कार का नाम रखते हैं इंडिका। इंडिका कार का नाम रखते हैं और कंपनी को जिस तरह से इन्होंने बनाया था, कार उस हिसाब से ग्रो नहीं कर पाई। ये पब्लिक को कुछ ख़ास पसंद नहीं आई और इनको लगता कि शायद इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। इसलिए इस कंपनी के विज़न को ये बेचना चाहते थे ताकि विदेशी कोई इस कंपनी का विज़न ले और ये उसके साथ मिलकर काम करें। लेकिन जब विदेशी कंपनी आती है, बिलफोर्ड, जो फोर्ड कंपनी है, उसके मालिक बिलफोर्ड मुंबई में इनसे मीटिंग करते हैं और मीटिंग के दौरान ही कुछ इनकी बेइज्जती कर देते हैं। वो कहते हैं, रतन जी, जब आपको इसकी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, इसकी क ख ग के बारे में नहीं पता था, तो आपको इस कार को लॉन्च नहीं करना चाहिए था। ये तो बस हम हैं जो आपकी कार ख़रीद रहे हैं, तो ये ख़रीदने काबिल नहीं है। इस तरह की उन्होंने बात की। मीटिंग के बाद जब ये अपने घर जा रहे थे तो रास्ते में इनको ख्याल आया कि ये बंदा बहुत बड़ी बात करके गया है। तब उन्होंने फ़ैसला किया कि इनको चाहे जितना भी नुकसान हो जाए, लेकिन ये अपनी इंडिका कार का विज़न नहीं बेचेंगे। फिर इन्होंने अपनी कार का विज़न बेचने के लिए साफ इनकार कर दिया। बिलफोर्ड को मायूस होकर वापस जाना पड़ा। 26/11/2008 की ये बात है। पाकिस्तान के कुछ आतंकवादी, जिनकी संख्या लगभग 10 के आसपास बताई जाती है, वो समुद्र के रास्ते मुंबई में प्रवेश कर जाते हैं और अलग अलग हिस्से में जाकर गोलीबारी करना शुरू कर देते हैं। उनके सामने जो भी आ रहा था गोली मारकर उसकी हत्या कर रहे थे। कुछ आतंकवादी गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ से सीधा एंट्री करते हैं ताज होटल में। ताज होटल, जो इंडिया का जाना माना होटल है, उसके अंदर जाते हैं। उस वक्त उस होटल में लगभग 300 से ज़्यादा गेस्ट उसके अंदर थे और कई कर्मचारी उसमें काम कर रहे थे। आतंकवादी जिसको भी देखते तुरंत ताबड़तोड़ गोलियां चला देते थे। इसी बीच किसी कर्मचारी ने रतन टाटा जी को सूचना दी कि आपके होटल में कुछ आतंकवादी घुस गए हैं जो लोगों पर गोलियां चला रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। तब रतन टाटा जी ने संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन संपर्क हो नहीं पाता। तो वो वहाँ से सीधा अपने उस होटल में पहुँच जाते हैं और होटल के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस वाले और सुरक्षा गार्ड उन्हें वहाँ पर जाने से बाहर ही रोक देते हैं, अंदर जाने नहीं देते। कहते हैं कि अंदर आपकी जान को ख़तरा हो सकता है, इसलिए आप अंदर नहीं जा सकते। वो कहने लगते हैं कि मेरे कर्मचारी और मेरे गेस्ट अंदर हैं, तो प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। अंदर गोलियां चल रही हैं और ऐसे समय में मैं बाहर हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये बात जब टीवी और अखबारों के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो लोग ताज्जुब करते हैं कि इतना बड़ा आदमी है और अपने कर्मचारियों के लिए इतना परेशान हो रहा है। सुबह से शाम हो जाती है लेकिन वो अपनी जगह से हिलते तक नहीं। इस सब के चलते हुए कई कर्मचारी मारे जाते हैं, बहुत सारे गेस्ट ज़ख्मी हो जाते हैं और कुछ मारे भी जाते हैं। कुछ पुलिस वाले भी ज़ख्मी हो जाते हैं। बाकी के जो कर्मचारी थे वो उन्हीं की सुरक्षा के लिए टिके रहते हैं, उनकी देखभाल करने लग जाते हैं, लेकिन वहाँ से भागते नहीं।
जब ये बात बाहर मुल्कों के लोगों को पता चलती है तो इस बात पर रिसर्च करते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या है इस होटल के मालिक में जो उसके कर्मचारी जान बचाकर भागने के बजाय बल्कि वहाँ पर रहकर लोगों की सुरक्षा करते हैं और अपनी जान की बलि भी दे देते हैं। फिर पता चलता है कि रतन टाटा जी अपने कर्मचारियों से ऐसा व्यवहार करते हैं, उनको ये महसूस नहीं होता कि वो उनके मालिक हैं और एक परिवार की तरह ही व्यवहार करते हैं। और जब ये बात रतन टाटा जी को पता चलती है कि उनका एक भी कर्मचारी भागा नहीं बल्कि वहीं पर रहे, तब रतन टाटा जी ने फैसला किया कि कर्मचारियों पर जितना भी कर्जा था वो माफ़ किया और जब तक वो ज़िंदा रहेंगे तब तक उनको सैलरी देते रहेंगे और उनको समय समय पर सहूलियत भी मुहैया कराई जाएगी। जो कर्मचारी मर चुके थे उनके बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा और अन्य सुविधाएं सब चीज़ की जिम्मेदारी टाटा जी ने उठाते हैं। और उनके अलावा वहाँ पर जितने भी गेस्ट को नुकसान पहुँचा था और जितने भी लोग मारे गए थे, रतन टाटा जी इसी तरह सबकी मदद करते हैं और भविष्य में भी सबकी मदद करने का विश्वास दिलाया था। वो बहुत ही ज़्यादा साधारण रहना पसंद करते थे। इतने ज़्यादा पैसे वाले होने के बावजूद वो कभी भी अपने साथ बॉडीगार्ड नहीं रखते थे। कहते थे कि उन्हें दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कहीं पे जाते हुए अगर रास्ते में कभी उनकी गाड़ी ख़राब हो जाती थी तो वो मैकेनिक के साथ गाड़ी ठीक करने में उसकी मदद भी करते थे। ये दावा किया जाता है कि लगभग 4-5 राज्य मिलकर भी उतना टैक्स वसूल नहीं कर पाते जितना टैक्स देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ये देते थे। ऐसा बताते हैं कि जिस विश्वविद्यालय में इन्होंने पढ़ाई की थी उस विश्वविद्यालय में रतन टाटा जी ने लगभग 415 करोड़ रुपये का दान किया था। ऐसा बताया जाता है कि उस विश्वविद्यालय के इतिहास में कभी किसी ने इतना दान नहीं किया था। इतना ही नहीं, जब कोरोना काल आया था उस समय रतन जी ने 1,500 करोड़ रुपये देकर देश की मदद की थी। रतन टाटा जी अपनी कमाई का 66% हिस्सा हर महीने दान करते थे और ख़ुद को ऐसे रखते थे जैसे कोई साधारण सा व्यक्ति हो। 9 अक्टूबर 2024 को जब उनकी मौत की खबर पूरे देश में अखबारों और सोशल मीडिया के ज़रिए फैलती है तो लोगों को उनके मरने का बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। पूरे देश के लोगों को बहुत दुख होता है। न जाने कितने लोगों की आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। भारी संख्या में लोग इनका अंतिम दर्शन करने के लिए मुंबई पहुंचते हैं। यूं ही नहीं कोई रतन टाटा बन जाता। 21 वर्षों में इन्होंने अपनी कंपनी को 40 से 50 गुना आगे पहुंचा दिया था। दोस्तों, ये छोटी छोटी घटनाएं बताने का सिर्फ यही तात्पर्य है कि वो इतने महान व्यक्ति थे। उन्होंने कभी किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया, सबको एक समान नज़र से देखा, गरीबों के लिए बहुत अच्छा व्यवहार किया। हम उनके जैसे तो नहीं बन सकते, लेकिन उनके जैसे बनने की कोशिश तो कर सकते हैं। हमें चाहिए कि हम आपस में भेदभाव ना करके एक दूसरे से मोहब्बत करें, क्योंकि हमारे बड़े, हमारे बुज़ुर्ग हमें मोहब्बत करना सिखा गए हैं, भेदभाव करना नहीं। और जब तक हमारे सर पर हमारे बुज़ुर्ग थे, हमारा भाईचारा बना हुआ था, तो इसी तरह भाईचारे को बनाए रखने के लिए अपना अपना सहयोग दीजिए। सच तो यह है, देश ने एक अनमोल रत्न खो दिया है जिसका सभी को बहुत दुख है।